हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रणवीर सिंह, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज नोखा। अब हम बात करेंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं और ये आईआर स्पेक्ट्रा की स्टडीज़ है। ये आईआर स्पेक्ट्रा आईआर रेडिएशन के अवशोषण की वजह से प्राप्त होते हैं। जब कोई पदार्थ आईआर रेडिएशंस को अवशोषित करता है तो उसके किसी स्पेसिफिक पोलर बॉन्ड के अंदर वाइब्रेशन होता है और वो वाइब्रेशन एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर होता है जिसे हम स्पेक्ट्रा में रिकॉर्ड करते हैं। जब ये वाइब्रेशन होता है तो मॉलिक्यूल के वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में परिवर्तन हो जाता है और उस परिवर्तन के आधार पर ही हम अध्ययन करते हैं। तो आईआर रेडिएशन के द्वारा मॉलिक्यूल में जो वाइब्रेशन है वो निम्न प्रकार के हो सकते हैं, इसको हम मोड ऑफ वाइब्रेशंस बोलते हैं। मुख्यतः दो प्रकार के वाइब्रेशन हम बताते हैं, एक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, दूसरा बेंडिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में मॉलिक्यूल के किसी पर्टिकुलर बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ चेंज होता है, जबकि बेंडिंग वाइब्रेशन में किसी स्पेसिफिक ग्रुप का जो बॉन्ड एंगल है वो चेंज होता है। ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन दो प्रकार के हो सकते हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। और जो बेंडिंग वाइब्रेशन है वो भी दो प्रकार की हो सकती है, इन प्लेन और आउट ऑफ प्लेन। इन प्लेन का मतलब जब किसी ग्रुप में बेंडिंग होगा तो वो बेंडिंग उसी प्लेन के अंदर ही होगा जिस प्लेन के अंदर वो ग्रुप पहले से था। और ये इन प्लेन बेंडिंग सीजरिंग या रॉकिंग मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग हो सकता है। आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग की जब हम बात करते हैं तो उसमें बेंडिंग वाइब्रेशन के द्वारा मॉलिक्यूल का जो स्पेसिफिक ग्रुप है वो अपने प्लेन से दूसरे प्लेन में मूव करता है और ये आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन वैगिंग या ट्विस्टिंग मेथड के द्वारा हो सकता है। तो इस प्रकार ये जो वाइब्रेशन के मोड हैं इनकी सहायता से किसी मॉलिक्यूल के स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर कई प्रकार के वाइब्रेशन होते हैं। इन वाइब्रेशन की जो संख्या है वही हम कहते हैं कि उसके स्पेक्ट्रा के अंदर पीक की संख्या होगी। ये वाइब्रेशन कितने प्रकार के हो सकते हैं, कुल संख्या कितनी होगी, थ्योरेटिकली इसका मान हम वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम की सहायता से निकाल सकते हैं। अगर मॉलिक्यूल लीनियर है तो उसके लिए वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम अर्थात वाइब्रेशन की संख्या का मान 3n-5 से निकालेंगे, जहाँ n उस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ द एटम है, परमाणुओं की संख्या है। अगर मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है तो जो वाइब्रेशन की संख्या है उसको हम निकालेंगे 3n-6 फॉर्मूला से। जैसे फॉर एग्जांपल हम CO2 की बात करें तो CO2 लीनियर मॉलिक्यूल है जहाँ n का मान 3 है, 2 ऑक्सीजन एटम है और 1 कार्बन है, तो परमाणुओं की संख्या 3 हो गई। लीनियर मॉलिक्यूल होने के कारण यहाँ फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे 3n-5, n का मान 3 रखा, तो वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम या
नंबर ऑफ थियोरेटिकल वाइब्रेशंस की जो संख्या है वो कितनी आई, 4। इस प्रकार CO2 मॉलिक्यूल कुल 4 प्रकार के वाइब्रेशन प्रदर्शित करता है, जिसमें से 2 स्ट्रेचिंग की वाइब्रेशन है, 2 बेंडिंग की वाइब्रेशन है। स्ट्रेचिंग में जो 2 हैं वो उनमें से एक सिमेट्रिक और एक एसिमेट्रिक। जब सिमेट्रिक वाइब्रेशन होता है, स्ट्रेचिंग होता है, तो मॉलिक्यूल का जो कार्बन सेंटर है, उस कार्बन सेंटर के दोनों तरफ के जो बॉन्ड है वो समान प्रकार से दूरी परिवर्तित करते हैं। जब एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होगा तो सेंटर का जो एटम कार्बन है उसके दोनों तरफ के जो ऑक्सीजन एटम है वो असमान प्रकार से मूवमेंट करते हैं, जिससे कार्बन के दोनों तरफ की जो बॉन्ड लेंथ है उसमें परिवर्तन असमान प्रकार का होता है। इस कारण ये एसिमेट्रिक होगा। इस प्रकार का जो वाइब्रेशन होता है किसी मॉलिक्यूल में, उसके लिए ज़रूरी है कि वो IR रेडिएशन के साथ इंटरेक्शन करे, और कोई मॉलिक्यूल IR रेडिएशन के साथ इंटरेक्शन तभी कर सकता है जब वो मॉलिक्यूल पोलर हो। उस मॉलिक्यूल के किसी स्पेसिफिक बॉन्ड के अंदर पोलरिटी का होना ज़रूरी है। अतः हम कह सकते हैं कि जैसे मॉलिक्यूल O2, N2 और इस प्रकार के दूसरे जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं वो IR इनएक्टिव होते हैं, वो IR रेडिएशन के साथ इंटरेक्शन नहीं करेंगे, इस कारण उनका IR स्पेक्ट्रा प्राप्त नहीं होगा। इसके अलावा दूसरे प्रकार के मॉलिक्यूल जिनको हम हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे, जैसे CO2, H2O, NH3 इत्यादि, वो हेटेरोएटॉमिक होने के कारण उनके जो बॉन्ड है उन बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी होगा, इस कारण वो IR रेडिएशन के साथ इंटरेक्शन करेंगे और उनका IR स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा। इस कारण इस प्रकार के जो मॉलिक्यूल हैं उनको हम IR एक्टिव बोलते हैं। IR रेडिएशन के अवशोषण से मॉलिक्यूल का कोई स्पेसिफिक बॉन्ड जब वाइब्रेट करने लग जाता है तो उस वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है उसी को हम स्पेक्ट्रा में रिकॉर्ड करते हैं, और वो जो फ्रीक्वेंसी है वो आवृत्ति है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये यहाँ पर फॉर्मूला है न्यू बराबर 1/2 पाई इंटू रूट K अपॉन म्यू, जहाँ न्यू वाइब्रेशन की आवृत्ति है, पाई का मान 22/7 होता है, K फोर्स कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है जो किसी मॉलिक्यूल के पर्टिकुलर बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, और म्यू जिस बॉन्ड के लिए हम बात कर रहे हैं उस बॉन्ड के साथ जुड़े हुए दोनों परमाणुओं का सम्मानित द्रव्यमान रिड्यूस्ड मास होता है। जब हम IR स्पेक्ट्रा की बात करते हैं तो IR स्पेक्ट्रा में जो IR बैंड है उस IR बैंड की ऊर्जा को या उसकी आवृत्ति को वेव नंबर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेव नंबर तरंग संख्या के रूप में जो फॉर्मूला है वो होगा 1/2 पाई C इंटू रूट K अपॉन म्यू, जहाँ C प्रकाश वेग है। इस प्रकार IR स्पेक्ट्रा में जो IR बैंड हमें प्राप्त होती है उसकी एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है जिसको हमने अभी फ्रीक्वेंसी के रूप में रिप्रेजेंट किया है। उसकी एनर्जी को हम वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में परिवर्तन के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही IR रेडिएशन का अवशोषण हुआ मॉलिक्यूल का स्पेसिफिक बॉन्ड वाइब्रेट करने लगा। तो वाइब्रेट करने का मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल के जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल हैं उनमें परिवर्तन हुआ। तो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में जो परिवर्तन हुआ वो परिवर्तन का जो मान है वही उस बैंड की
वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। तो वाइब्रेशनल एनर्जी का मान हम इस फॉर्मूला की सहायता से निकाल सकते हैं। ई वाइब्रेशनल बराबर v प्लस 1/2 h न्यू, जहाँ v वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है जिसका मान 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन होता है। h प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू आवर्ती का मान है। इस प्रकार अगर हमें ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकालनी हो तो हम v का मान 0 रखेंगे, और जब v का मान 0 रखेंगे तो ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी है ई वाइब्रेशनल ऑफ ग्राउंड स्टेट का मान हाफ एच न्यू के बराबर आएगा। वाइब्रेशनल ट्रांजिशन जब होते हैं तो वहाँ पर सिलेक्शन रूल, जो जनरल सिलेक्शन रूल है, वो ये कहता है कि डेल्टा वी वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर में जो परिवर्तन है उसका मान 1 इकाई होना चाहिए। इसका मतलब मॉलिक्यूल 0 लेवल से v बराबर 0 से v बराबर 1 में जाएगा। तो जब हम उस बैंड की एनर्जी निकालना चाहते हैं तो हम ग्राउंड स्टेट या लोअर एनर्जी लेवल और अपर एनर्जी लेवल की एनर्जी निकालकर दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। वो डिफरेंस ही उस बैंड की एनर्जी है। वो डिफरेंस हम नीचे जो फॉर्मूला दिया हुआ इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। डेल्टा ई वाइब्रेशनल बराबर ई वाइब्रेशनल ऑफ अपर लेवल माइनस ई वाइब्रेशनल ऑफ लोअर लेवल। इस प्रकार जनरल सिलेक्शन रूल डेल्टा वी बराबर +1 होने पर जो ट्रांजिशन होगा उसके लिए डेल्टा वी वाइब्रेशन का मान हमेशा एच न्यू के बराबर होगा। अब यहाँ पर एक स्पेसिफिक पॉइंट है जिसे हम बोल रहे हैं 0 पॉइंट एनर्जी। तो 0 पॉइंट एनर्जी क्या होती है? जैसा कि अभी हमने देखा, वाइब्रेशन एनर्जी लेवल का मान जब हम निकालते हैं, जब वहाँ पर हमने v वाइब्रेशन क्वांटम नंबर का मान 0 रखा तो वाइब्रेशनल एनर्जी का मान आ गया हाफ एच न्यू। तो ग्राउंड स्टेट में हम ये मानते हैं कि ग्राउंड स्टेट में तो एनर्जी 0 होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर एनर्जी का मान 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब अगर मॉलिक्यूल को हमने कोई भी एनर्जी नहीं दिया है, कोई भी आईआर रेडिएशन नहीं दिया हुआ है, तब भी उसके अंदर वाइब्रेशन पाया जाता है। तो उस अवस्था में जो वाइब्रेशन उसमें पाया जाता है या जो एनर्जी पाई जाती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं 0 पॉइंट एनर्जी, और उस एनर्जी का मान है 1/2 एच न्यू। सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग जो ट्रांजिशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो बैंड बनती हैं वो बैंड मुख्य रूप से 3 प्रकार की हो सकती है। आईआर स्पेक्ट्रा में जो आईआर बैंड होती है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की हो सकती हैं: फंडामेंटल बैंड, ओवरटोन बैंड और हॉट बैंड। फंडामेंटल बैंड कब प्राप्त होगी? जब मॉलिक्यूल v बराबर 0 यानी ग्राउंड स्टेट से v बराबर 1 प्रथम उत्तेजित अवस्था में संक्रमण करता है। इस संक्रमण के कारण जो बैंड प्राप्त होगी उसे हम बोलेंगे फंडामेंटल बैंड। ओवरटोन बैंड, जब मॉलिक्यूल v बराबर 0 अर्थात ग्राउंड स्टेट से v बराबर 2 यानी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट या v बराबर 3 थर्ड एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है, तो इस प्रकार जो बैंड हमें प्राप्त होगी उसे हम ओवरटोन बैंड कहेंगे। v बराबर 0 से v बराबर 2 में ट्रांजिशन होने पर जो बैंड प्राप्त होगी वो फर्स्ट ओवरटोन कहलाएगी, और v बराबर 0 से v बराबर 3 में ट्रांजिशन होने पर जो बैंड प्राप्त होगी वो सेकेंड ओवरटोन बैंड कहलाएगी। हॉट बैंड कब प्राप्त होती है? अगर मॉलिक्यूल में एनर्जी ट्रांजिशन v बराबर 0 से v बराबर 2 या v बराबर 3 में हो रहा है, तो मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन एनर्जी लेवल का जो संक्रमण है वो उसकी ग्राउंड स्टेट से ना होकर प्रथम उत्तेजित अवस्था से उसके अपर एनर्जी लेवल में होता है, तो उसके कारण जो बैंड हमें प्राप्त होंगी उन्हें हम हॉट बैंड कहेंगे। यहाँ पर इस टेबल में जो मुख्य ग्रुप है या फंक्शनल ग्रुप है उनके स्पेसिफिक बॉन्ड के
वाइब्रेशन के कारण जो IR पीक हमें प्राप्त होती हैं, बैंड प्राप्त होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी वेव नंबर में दर्शाई हुई है। जैसे अगर एल्कोहलिक कोई कंपाउंड है तो उसमें OH ग्रुप होगा, और OH ग्रुप के जो पीक है वो मुख्य रूप से 3650 से 3590 के बीच में प्रदर्शित होती है। यहाँ इसकी शार्प ब्रॉड पीक प्राप्त होती है। तो अगर IR स्पेक्ट्रम में 3650 से 3590 के बीच में कोई पीक आ रही है तो ये संभावना होगी कि वो पीक OH ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, अर्थात दिया गया जो पदार्थ है वो एल्कोहलिक पदार्थ होगा। इस प्रकार IR स्पेक्ट्रा की स्टडी के आधार पर हम पदार्थ में उपस्थित क्रियात्मक समूह की पहचान करके उनकी श्रेणी का निर्धारण करते हैं कि वो दिए गए जो पदार्थ हैं वो कौन सी श्रेणी के हैं। थैंक्स।